फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर चौहान और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। बड़ी खबर में बात आज एक बड़े खुलासे की जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने की। उन्होंने कहा कि एटीएस उन पर दबाव बना रही थी कि वो मालेगांव ब्लास्ट में नाम लें सीएम योगी का, पीएम मोदी का, कि ये लोग भी साजिश में शामिल थे। दरअसल एनआईए कोर्ट ने मालेगांव के सभी आरोपी, 7 आरोपी प्रज्ञा ठाकुर समेत सबको बरी कर दिया और उसके बाद से ये सियासत और गर्मा गई है कि हरा रंग आतंकवाद का है, ऐसा प्रज्ञा ठाकुर ने बोला। फिर क्या था, उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर आसिम वकार, एआईएमआईएम के नेता और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने एक अलग सियासत शुरू कर दी है। पहले देखेंगे रिपोर्ट, फिर इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार महन सिंह जी। 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में एनआईए कोर्ट से बरी होने के बाद भोपाल पहुंची प्रज्ञा ठाकुर ने एक बार फिर अपने बयानों से सियासी हलचल मचा दी है। उन्होंने आतंकवाद को लेकर तीखा बयान देते हुए कहा कि आतंकवाद का धर्म होता है और रंग भी होता है। हरे रंग के झंडे तले आतंकवाद फैलाया जाता है। मुस्लिम आतंकवादी होता है और उसी को खुश करने के लिए हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा गया, जो कांग्रेस का षड्यंत्र था। उन्होंने हाल ही में पहलगाम में हुई आतंकी घटना का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि कपड़े उतार कर लोगों की जांच की गई और चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया। ये सोची समझी साजिश थी। सिद्ध हुआ सत्यमेव जयते। निश्चित रूप से सत्य की विजय होती है, धर्म की विजय होती है। भगवा आतंकवाद इसकी कहीं से कहीं तक खराब हुई और वो खत्म हुआ। हिंदू आतंकवाद जिस प्रकार से कांग्रेस ने स्थापित करने का प्रयास किया, वो कभी स्थापित हो नहीं सकता। इसलिए इन लोगों ने पहले ही टॉर्चर इतना कर दिया कि हमारा मनोबल टूटे, देशभक्तों का मनोबल टूटे और देशभक्त कुचले जाएं। ये उनका हमेशा प्रयास रहता है। हिंदुओं को हमेशा से कांग्रेस ने कुचला है और विधर्मी मानसिकता को यहाँ स्थापित करने का प्रयास किया है, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा। हमारा हिंदू जागरूक। आपको आतंकवादी कहा जाता था, आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा ये फैसला? हम अपने ही देश में किसी प्रकार से आतंकवादी हो ही नहीं सकते। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता, वह सहिष्णु है। और हिंदू हमारे शास्त्रों में ही वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है। इसलिए हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस प्रकार से हम भावना रखते हैं कि कोई भी दुख का भागी ना हो, सभी सुखी रहे, निरोगी रहे। ये इसलिए हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, क्योंकि वह सबके बारे में शुभ चाहता है, अच्छा विचार करता है। देखो, कौन कहता है कि रंग नहीं होता? निश्चित रूप से रंग होता है। और ये हरा रंग लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने हमारे पहलगाम में जिस प्रकार से पूछ के तुम हिंदू हो, हम मारते हैं। साध्वी प्रज्ञा के इस बयान के बाद अब खूब सियासत देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने साध्वी प्रज्ञा पर निशाना साधते हुए कहा कि राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग है और हरा रंग समृद्धि का प्रतीक है। जो लोग रंग को आतंकवाद से जोड़ते हैं, वो समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। आतंकवाद का ना कोई धर्म होता है, ना कोई जात होती है, ना कोई रंग होता है। ये एक विकृत मानसिकता, हिंसात्मक विचारधारा का परिणाम है। हमारे देश में तिरंगा में 3 रंग है, हरा है, केसरिया है, सफेद है। हरा समृद्धि का प्रतीक है, केसरिया साहस और बलिदान का प्रतीक है। तो इसके मतलब क्या हुआ? रंगों को आतंकवाद से जोड़ना ठीक नहीं है। ये बिल्कुल सरासर गलत है कि आप रंगों को आतंकवाद से जोड़ देंगे। जो लोग रंग को आतंकवाद से जोड़ते हो, समाज के अंदर में नफरत फैलाने की बात करते हैं। एक तरफ समाजवादी पार्टी तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम ने भी इस मुद्दे पर साध्वी प्रज्ञा पर सियासी हमला करने में देर नहीं की। एआईएमआईएम की तरफ से मोर्चा संभालते हुए प्रवक्ता असीम वकार ने कहा
हरा रंग ईश्वर का सबसे पसंदीदा रंग है। ईश्वर कभी भी किसी आतंकवाद का पैरोकार नहीं हो सकता। दुनिया की अदालतें भले ही किसी को भी सबूतों के अभाव में रिहा कर दे, लेकिन ईश्वर की अदालत में हर आतंकवादी को सजा जरूर मिलेगी। प्रज्ञा ठाकुर का एक बयान अभी मैंने सुना। प्रज्ञा ठाकुर बता रही हैं कि हरा रंग आतंकवाद का रंग है। ये अज्ञानी लोगों की भाषा है। ईश्वर अल्लाह गॉड का सबसे पसंदीदा रंग अगर कोई है तो वो हरा है, और ये लोग बता रहे हैं कि आतंकवाद का रंग हरा है। दरअसल आतंकवाद इनके दिमागों में और दिलों में भरा हुआ है, इसलिए इनको हरे रंग में आतंकवाद दिखाई पड़ता है। एक बात और, जिसने भी गुनाह किया है, आतंकवाद किया है, भले ही वो दुनिया की अदालतों में सबूतों के अभाव में सब छोड़ दिए जाएं, लेकिन ईश्वर की अदालत में ईश्वर के सबूत चलते हैं। दुनिया की अदालतों से बख्शे गए लोग ये बात ना भूलें कि ईश्वर की, अल्लाह की और गॉड की अदालत में उनको माफी नहीं मिलेगी, सजा मिलेगी। प्रज्ञा ठाकुर के रंग को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी गलियारों में खूब शोर मचा हुआ है। तो वहीं मीडिया के सामने बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि जांच अधिकारियों ने मालेगांव ब्लास्ट केस में प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए मजबूर किया था। यहाँ तक कि नहीं झुकने पर उन्हें टॉर्चर भी किया गया। एक तरफ विपक्ष मालेगांव ब्लास्ट मामले में बरी हुए सभी आरोपियों को लेकर अलग अलग बातें कह रहा है, तो वहीं साध्वी प्रज्ञा के बयान से मचे बवाल ने एक नए विवाद को शुरू कर दिया है। तो साध्वी प्रज्ञा ने जिस तरीके से हरे रंग पर सियासत की है, उसके बाद अब ये खुलासे क्या हो रहे हैं, ईटीएस क्या बात के किस तरीके से जांच एजेंसियों ने मतलब गवाहों को धमकाया, या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने खुद कहा कि उनसे कहा गया कि नाम लीजिए, वो बात पीछे चली गई, क्योंकि शायद अब सियासत को ये रंगों वाली सियासत सूट कर रही हो। मेरे साथ जुड़ चुके महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह जी, सबसे पहले ये जो रंगों वाली सियासत शुरू हुई है, इस पे आप क्या कहेंगे? बयान आपने सुना होगा, प्रज्ञा ठाकुर ने कहा मानती हूँ कि हरा रंग ये है, अनुराग ठाकुर ने कह दिया कि हरा रंग तिरंगे में है, असीम वकार ने कहा हरे रंग पर। क्या यूपी की सियासत को ये सूट कर रहा है? देखिए, सिर्फ हमें देखना होगा कि जिस प्रकार से ये काफी खेदजनक है कि आतंकवाद को विभिन्न संप्रदाय से जुड़े रंगों में परिभाषित किया जा रहा है, जबकि चाहे भगवा हो, आप जानते हैं कि भगवा त्याग, तपस्या और भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ शब्द है, और ऐसे में जो एक गहरी जो वैचारिक की टकराहट साफ नजर आती है, जिस प्रकार से अब जो है रंगों का प्रयोग किया जाने लगा है आतंकवाद को परिभाषित करने के लिए, और ये एक जो है विभाजनकारी प्रवृत्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं। ये जो है एक, आप कहें कि जो सामाजिक समरसता और सौहार्द है, उसको कहीं न कहीं खतरा इससे हो सकता है, उसको झटका लग सकता है। तो ऐसे में ये सियासत जो है एक खतरनाक मोड़ की तरफ जा रही है, जिससे सामाजिक ताना बाना जो बिगड़ सके, उसको कहीं न कहीं उसको छिन्न भिन्न हो सकता है, उसमें टकराहट हो सकती है। लेकिन हमारे देश ने, अगर हम देखें तो स्वतंत्रता के बाद की राजनीति का अगर हम विश्लेषण करें तो ये साफ है कि एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति इस देश ने झेली है, और चाहे वो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण उनको नाम दिया जाए, चाहे वो बहुसंख्यकवाद की राजनीति कहा जाए, इस प्रकार की जो है समुदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, और तमाम ऐसे भावनात्मक मुद्दे, चाहे वो भाषा हो, उसके आधार पर राजनीति की गई है और सभी दलों ने की है। तो ऐसे में अगर आप वर्तमान में उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में देखें तो निश्चित रूप से जहां एक तरफ जो है अल्पसंख्यक ध्रुवीकरण होगा, तो निश्चित दूसरे तरफ इस मुद्दे को लेकर
अगर आप भगवा की बात करें, अगर आप जो है क्योंकि एक बड़ा वर्ग है हिंदू समुदाय का भी जो भगवा को आप कहें कि त्याग, तपस्या, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ एक बहुत ही धार्मिक जो है रंग मानता है। तो ऐसे में जो है काउंटर पोलराइजेशन भी होने की पूरी संभावनाएं हैं कि जो बहुसंख्यक लामबंद होगा तो वो निश्चित रूप से उसके होने की संभावनाएं हैं। और यही वजह है कि अगर आप देखें तो किस प्रकार से जो सारे अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें या जो हिंदूवादी जो संगठन है उनकी बात करें तो वो जिस प्रकार से मालेगांव ब्लास्ट में जिन लोगों के ऊपर आरोप थे उनके रिहा होने के बाद जिस प्रकार से जो है एक चर्चा इसी बात पे आ रहा था या जिस प्रकार से एक संवाद मैं आपके पास महेंद्र जी आप वही उसी पॉइंट पे चले गए। मालेगांव ब्लास्ट होता है ये एक हकीकत है, सभी आरोपी बरी हो गए वो भी एक हकीकत है, और जो 6 लोग मारे गए वो भी एक सबसे बड़ी हकीकत है। लेकिन जांच एजेंसियों पर बात आती, ये कहा जाता कि जांच एजेंसी कैसे काम कर रही है। इस जुलाई लास्ट और उसके 10-12 दिन पहले दोनों आप मुंबई सीरियल ब्लास्ट में देखिए, उसमें सारे 12 के 12 आरोपी रिहा हो गए। मालेगांव ब्लास्ट उसमें रिहा हो गए। कब सवाल उठेगा कि जांच एजेंसियां इतना कैसे मतलब अपंग हो जा रही हैं कि खुलासा 17 साल 18 साल जांच चल रही है, चार्जशीट 2 बार फाइल हो रही है, इन पर कब बात होगी? एक में 180 लोग मारे गए, एक में 6 लोग मारे गए। ये सिर्फ हम इतने से खुश हो जाए, एक रंग पर लेकर सियासत कर ले और दूसरे में जो 12 लोग रिहा हुए हैं उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये कब तक चलेगा? मैंने निश्चित रूप से, और ये पूरा मुद्दा जो जांच एजेंसियों की कार्य प्रणाली पर, क्या जांच एजेंसियां भारत में स्वतंत्र हैं? अगर अभी जो न्यायालय का निर्णय आया है वो सही आया है तो इसका मतलब जो जांच एजेंसियां पिछले जब यूपीए सरकार थी, कांग्रेस का कार्यकाल था, उसमें दबाव में काम कर रही थी। अगर हम मान लें कि ये निर्णय गलत है तो इसका मतलब जांच एजेंसियां आज के सरकार के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार के दबाव में काम कर रही हैं। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या हमारी जांच एजेंसियां स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं? क्या हमारी जांच एजेंसियां जो राजनीतिक दबाव उन पे आता है क्या उसको वो झेल पाने में सक्षम है? और ये दोनों कारण हैं कि ऐसे ही जो मुद्दे सामने आते हैं और आम जनमानस का विश्वास जांच एजेंसियों से उठता है। तो ये निश्चित रूप से कि जो है जहां एक तरफ अगर आप इसको एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया के रूप में देखें तो ये बहुत बड़ी विफलता है एनआईए की, जांच एजेंसी जो इस देश की सबसे प्रमुख जांच एजेंसी, अगर हम आतंक की बात करें तो उसको लेकर उभरी है। तो उसके ऊपर बड़ा सवाल उठता है कि आपके द्वारा दायर किया गया कोई भी केस एकदम से अदालत में झुठला दिया जाता है, उसको नकार दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि आखिर जो रंग या जो एक नाम दिया गया आतंकवाद को मालेगांव ब्लास्ट के बाद, वो नाम क्यों दिया गया और किसने दिया? वो साफ है कि वो जो नाम है, अगर सिर्फ अभिनव भारत का नाम होता और लोगों की कोई भी प्रतिक्रिया होती तो वो समझ में आता। लेकिन जिस प्रकार से उसको तमाम ऑफिस बियरर्स ने, तमाम लोगों ने भगवा शब्द का, भगवा आतंकवाद का इस्तेमाल किया, और मुझे लगता है ये बड़ी भूल थी कांग्रेस पार्टी की, उस समय की तत्कालीन सरकार की, तत्कालीन जो सरकार में जो मंत्री लोग थे, कि उन्होंने ये समझा नहीं कि ये वापस किस प्रकार से उनके खिलाफ जो है एक जो है अविश्वास आम जनमानस में, खासकर एक जो बहुसंख्यक हिंदू समुदाय है उसमें उत्पन्न होगा। और शायद यही उनकी भारी गलती थी, और जिसको आज भारतीय जनता पार्टी जिसको एक बड़ा जो है राजनीतिक मुद्दा बना रही है। तो ये निश्चित रूप से जांच एजेंसियों की कार्य प्रणाली पे बड़ा प्रश्न उठता है
कि क्या हमारे देश में जांच एजेंसियां राजनीतिक दबाव से जो है स्वतंत्र हैं, स्वायत्त हैं, उन्मुक्त हैं। तो ऐसे केसेस जो है आम लोगों की जो का विश्वास है जांच एजेंसियों में वो निश्चित रूप से कम होता है। आपने इसको यहां पे लगे कि कांग्रेस जनमानस, मैं कह रहा हूं इस पार्ट पे आते हैं, लेकिन क्या अब ऐसा तय नहीं होना चाहिए इतने साल केस की जांच के नाम पर चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट, जैसे जैसे जो आपने कहा मैं उससे 100% सहमत हूं, लेकिन अब समय आ गया है कि जो जांच अधिकारी हैं उनकी भी जिम्मेदारी तय हो। अगर वो सत्ता के कहने पर, मैं साफ कहता हूं, सत्ता के कहने पर अगर जैसा आरोप भाई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर लगा रहे हैं या और लोग जो बरी हुए साथ में, वो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये दबाव डाला गया, तो फिर इसका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए ना। ये सिर्फ सियासत के नफे नुकसान पर आकर ना रुक जाए कि कांग्रेस ने कुछ लगाया और बीजेपी ने कुछ लगाया। फिर उन जांच अधिकारियों की भी जांच कायदे से होनी चाहिए। और अगर कांग्रेस उस समय गलत कर गई तो 11 साल थे अब फैसला आने से पहले, आना चाहिए ये चीज निकल कर। देखिए पुष्कर जी, निश्चित रूप से कि अगर साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और बाकी जितने भी आरोपी थे, अगर वो निर्दोष हैं तो उनको सिर्फ जांच एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा उनका क्या गुनाह था कि वो इतने लंबे समय तक जो है उनको यातनाएं दी गई, उनको जेल में अपना जीवन गुजारना पड़ा, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। ये निश्चित रूप से जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए कि किस जो है कौन सा ऑफिसर रहा, क्या गलतियां हुई, किस प्रकार से, अगर प्रोसिक्यूशन, अगर इन्वेस्टिगेशन में गलती है तो वो पुलिस अधिकारी कौन था, अगर प्रोसिक्यूशन में गलती है कोई तो वो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर कौन था। ये निश्चित रूप से फिक्स होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि ये जांच एजेंसियां भारतीय लोकतंत्र पे एक मजाक न बन जाए, जिस प्रकार से पहले सीबीआई होती थी कि सिर्फ अपने विरोधी दलों के खिलाफ कार्य करती थी, उसी प्रकार से आज जो आरोप लगते हैं कि चाहे वो ईडी हो चाहे एनआईए हो, ये एक मजाक न बन जाए, वरना आम जनमानस का इनसे विश्वास उठ हम जाएगा। कह रहे हैं कि हम सुपर पावर बन रहे हैं, हम सुपर पावर बन रहे हैं, तो हम 2006, 2008 में 2006 कितना सीवियर ब्लास्ट था, मुंबई दहल गई थी सीरियल ब्लास्ट से, 180 लोग लोकल, जो लाइफ लाइन थी लोकल ट्रेन में लोग मारे गए, उसका कोई नहीं, एक वर्ड नहीं आया कि हम इसमें जांच। क्या अब ये मान लिया जाए कि उस मुंबई सीरियल ब्लास्ट में कोई दोषी नहीं था, वो हो गया। इस मालेगांव ब्लास्ट में सिर्फ इतने से संतुष्ट हो जाए कि ये 7 आरोपी थे, ये निर्दोष थे। अरे सबूतों के अभाव में छूटे या कुछ छूटे, इस पे भी तो डायरेक्शन आना चाहिए कि हुआ क्यों था। फिर वो पीड़ित परिवार चला जाएगा हाई कोर्ट में या ऊपरी अदालत में चला जाएगा, फिर वो केस सैकड़ों दिन चलता रहेगा और फिर कुछ नहीं निकलेगा। आखिर ये तो एक बड़ा मजाक है। देखिए निश्चित रूप से, देखिए पुष्कर जी, ये बात साफ है कि अगर एनआईए से भूल हुई है, अगर हमारी जांच एजेंसी से भूल हुई है इस केस या किसी भी केस में, तो उस भूल को सुधारने और उस भूल की कीमत जो आरोपी थे उन्होंने क्या चुकाई है, इसका निश्चित रूप से एक लोकतांत्रिक देश के रूप में, एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश के रूप में निश्चित रूप से उन लोगों को हर्जाना मिलना चाहिए। और जो लोग अगर ये फर्जी केस है, इसमें कोई सबूत नहीं है, तो उन अधिकारियों को भी और उस एजेंसी को भी सजा मिलनी चाहिए। देखिए नहीं तो अगर जांच एजेंसियां कमजोर हुई, जांच एजेंसियों से विश्वास आम लोगों का उठ गया, तो ये बड़ी समस्या हो जाएगी भारतीय लोकतंत्र के लिए, या जो भारत की कानून व्यवस्था है उसमें विश्वास लोगों का उठ जाएगा। और इसमें देखिए, इसमें कहीं मैं न्यायपालिका को भी नहीं छोड़ता हूँ। देखिए न्यायपालिका को भी जो है, और बार बार ये होता है कि न्यायपालिका में इतने लंबे केसेस किसते हैं, और इतनी अगर हम इस केस की बात करें तो 2007 का ये केस है और आज 2025 है, उसके
पूरे कालखंड में जो है इस केस में क्या हुआ, किस प्रकार से गतिविधियां हुई, जो तमाम पेंडिंग केसेस हैं, तो देखिए जिनको आपने आरोपी बनाकर जेल में बंद कर दिया, उनका परिवार बिल्कुल तितर बितर हो गया। ये जब वो निर्दोष थे, पूरा उनकी जिंदगी बदल गई 15 साल में। पूरा परिवार इसी में था कि कैसे निर्दोष, क्योंकि उनको तो मालूम होगा। मैं कहता हूं उन परिवारों का भी क्या जिन्होंने 6 लोगों को खोया, उन 6 परिवारों का क्या, उनका भी कुछ होना चाहिए। अगर जांच दोनों तरफ से, चाहे वो जो अगर ये निर्दोष हैं, इसका मतलब कोई ऐसा अपराधी है, आरोपी है जो जांच एजेंसियों के गिरफ्त से बाहर है, तो कहां उन लोगों को न्याय मिला जो इस घटना से प्रभावित थे, जिनकी जानें गई थी, उनके परिवार को कहां न्याय मिला? अभी तो एनआईए क्या उन परिवारों को, जो लोग मालेगांव ब्लास्ट में मारे गए थे, उन परिवारों को न्याय दिला पाएगी? क्योंकि अगर ये लोग निर्दोष हैं तो इसका मतलब ऐसा तो कतई नहीं माना जा सकता कि किसी ने भी मालेगांव की घटना को अंजाम नहीं दिया, और जिसने दिया वो इसका मतलब इस समय स्वतंत्र घूम रहा है। तो ऐसे में कहा आप दो चीजें देखिए, मालेगांव ब्लास्ट में किसी ने दोषी नहीं पाया गया, मुंबई सीरियल ब्लास्ट में कोई दोषी नहीं है। मतलब ये तो एक अलग ही तरीके की मतलब जांचें निकल के सालों बाद आ रही हैं। किसी ने तो सीरियल ब्लास्ट हुआ ना ट्रेन में। देखिए, और यही वजह है, अगर जांच एजेंसियों का इस तरीके से मजाक उड़ता है, तो यही वजह है कि धीरे धीरे जो राज्य या जो शासन व्यवस्था है, जो इकबाल पे चलती है, जो लोगों के मन में उसके प्रति वैधता है, उस पे चलती है, उस पे प्रश्न उठने लगते हैं। मैं ये मानता हूं कि अगर ये अगर मालेगांव ब्लास्ट में अभिनव भारत, शादी प्रज्ञा जी या कर्नल पुरोहित ये लोग निर्दोष हैं, तो एनआईए को कोशिश करनी चाहिए पता कर लगाने की। एनआईए को सारे अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहिए कि आखिर इन ब्लास्ट के पीछे कौन था। वो जो बेकसूर लोग मारे गए थे, उनके परिवार वालों को क्या जवाब देगी एनआईए? तो ये निश्चित रूप से एक बहुत चिंता का विषय है, और मैं ये मानता हूं कि अगर इस तरीके से संस्थाएं अपना रवैया बदलती रही, कब सही है कब गलत है इसका अंदाजा बाहर लगा के करना बहुत मुश्किल है। अगर संस्थाएं इसी प्रकार से राजनीतिक दबाव में अपना कार्य करती रही, तो निश्चित रूप से जो आम जनमानस लास्ट में आपसे आपका एक मतलब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, आप क्या सोचते हैं कि नई जरूरत हो गई है कि हर चीज हाईटेक होती जा रही, तो फिर अब जांच एजेंसियों पे कहीं एक चीज रुके? ठीक है, फेलियर हो सकते हैं, जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए। देखिए, जो लोकतंत्र की सबसे बड़ा मूल्य है वो है अकाउंटेबिलिटी। कहीं न कहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। अगर इतनी बड़ी विफलता एनआईए के हाथ लगी है, तो एनआईए की जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए, उसको सुनिश्चित किया जाना चाहिए, और जो लोग भी उसके लिए जिम्मेदार हैं उनको सजा होनी चाहिए। और चलते शायद जो ये सियासत हरे और भगवा रंग पे कर रहे हैं, ये भी बंद कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, ये बहुत अफसोसजनक है। मुझे लगता है कि जो है जो ये रंग है, ये एक सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक है, और जैसा कि किसी भी अपराधी की, आतंकवादी की का कोई धर्म नहीं होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है, उसका कोई मजहब नहीं होता है, उसका कोई संप्रदाय नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ हिंसा का रास्ता चुनता है लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। कई बार निश्चित रूप से ये प्रश्न उठता है, और मुझे लगता है कि मुस्लिम समुदाय को भी इस प्रश्न पे विचार करना चाहिए। जब एकदम से असत्य बात नहीं है और एकदम से ऐसी बात नहीं जिसको खारिज किया जाए, कि अगर एक धर्म विशेष से आतंकवाद को जोड़ा जाता है तो क्यों जोड़ा जाता है, क्यों ज्यादातर पूरे विश्व में जो आतंकी घटनाएं होती हैं वो एक धर्म विशेष के लोग होती हैं। इसको भी मुझे लगता है कि इस पे एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने के बजाय इस पे गहन चिंतन की आवश्यकता है। और भारत जिस तरीके से, भारत जैसा विविध जो देश है, वहां पे मुझे लगता है कि इस तरीके की राजनीति पर जो है ये बहुत दिन तक नहीं चलना चाहिए, और इस तरह की राजनीति पे कहीं न कहीं
एक विराम लगना चाहिए अगर हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। ठीक है महेंद्र जी, इसी बात से आप आज की चर्चा समाप्त करते हैं बड़ी खबर के इस एपिसोड का, कि विकसित भारत की अगर हम बात करें तो जिन पर भी ये आरोप थे वो बरी हो गए, लेकिन कोई एक है जो आपने बड़ी बात कही कि इसका मतलब वो मास्टरमाइंड अभी तक खुले में घूम रहा है। और हम ये नहीं कह सकते कि बाहर से कंट्री, हमको हर जगह से लाना होगा, हर जगह से पकड़ के लाना होगा, तभी एक नजीर बनेगी कि हम हर वो बदला ले सकते हैं जो हमारे देश के ऊपर होगा। और ये आतंकवादी हमला कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, चाहे वो मुंबई सीरियल ट्रेन ब्लास्ट हो या मालेगांव का ब्लास्ट हो। महेंद्र जी, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta. अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।